तो बच्चों आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं आपका, उसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, स्ट्रेट एज के केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखाई देता है हमने। आज हम करेंगे आपका रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए, या फिर रेक्टेंगुलर स्लिट को ही आपका अपर्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्लिट के केस में आपको किस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। देखो यहाँ पे मैंने अपनी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे मैंने लगाई हैं। ये जो ऊपर इमेज है ये आपका, अगर आपका जो अपर्चर है अगर वो स्क्वायर अपर्चर हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट विड्थ के ऊपर किस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। एज कोई स्क्वायर अपर्चर है, लाइट उसमें से पास हो रही है, तो हमें क्या चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, हमें इस तरीके का पैटर्न तो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए था। हमें ये एक्सपेक्ट हम करते हैं कि हमें यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में आपका दिखाई दे। जैसे यहाँ पे देखो, ये नीचे वाली इमेज है ना, इसमें यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है जो कि हमारा वाइट है, तो हमें दिखना ऐसा चाहिए था। लेकिन ड्यू टू डिफ्रैक्शन, या फिर कह सकती हो कि जो लाइट है जो कि बैंड हो जाती है अपर्चर के कॉर्नर्स के अराउंड, उसकी वजह से हमें इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। अब देखो बीच में तो यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, और अलग अलग जो विड्थ है आपके यहाँ पे स्क्वायर अपर्चर है, तो स्क्वायर अपर्चर की डिफरेंट डिफरेंट विड्थ्स के ऊपर आपको अलग अलग तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाला डायग्राम है या इससे ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें आप देख भी सकते हो कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो आप, उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, बीच में इल्यूमिनेंस और कॉर्नर्स के अबाउट हमें डिफ्रैक्शन बैंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये आपका ये आपका स्क्वायर अपर्चर के लिए है, और ये वाला आपका रेक्टेंगुलर अपर्चर के लिए है, जिसको अभी हम डिटेल में रीड करने वाले हैं कि किसी स्क्वायर अपर्चर के लिए मुझे किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है। बीच में हमें मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, जिनकी की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है हम जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिंगल स्लिट का एग्जांपल है, स्क्वायर का एग्जांपल है, हेक्सागोनल शेप का अगर अपर्चर है उस केस में आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। सर्कुलर अपर्चर है, इसको हम इसके बाद रीड करेंगे रेक्टेंगुलर के बाद डिटेल में। तो सर्कुलर अपर्चर होता है तो हमें इस तरह के सर्कुलर बैंड्स दिखाई देते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स, सेंटर में ब्राइटनेस और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं। तो ये आपके एक्चुअल पैटर्न्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दैट्स वाई ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके कि किस तरह का इमेज हमें दिखाई देता है डिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जैसा दिखना चाहिए इमेज वैसा नहीं दिख के हमें डिफ्रैक्शन की वजह से आपके ये अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं। तो अब वो हमारे पास क्या है, आपकी एक रेक्टेंगुलर स्लिट है किसी विड्थ की, और उसके केस में हमें किस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया है, लेट अस कंसीडर अ नैरो स्लिट एस। ये जो आपका यहाँ पे है, ये हमने यहाँ पे एक स्लिट ली हुई है आपकी, तो नैरो स्लिट हमने यहाँ पे बनाई हुई है एस पे, जिसपे कि यहाँ पे हमने कोई सोर्स रखा हुआ है, और उस स्लिट से आपकी लाइट आगे ट्रेवल कर रही है। जब लाइट स्लिट में से पास होकर जाती है तो किस तरह का वेव फ्रंट आपका इंसिडेंट करता है, रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट करता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का ये पार्ट है आपका एक्स वाई, ये आपका यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, और यहाँ हमने क्या प्लेस कर दिया है, स्लिट आपने जैसे प्लेस की है, जैसे स्क्रीन है आपकी, स्क्रीन पे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलरली, स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये जो आपका फोन का स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लिट है, और उसके पैरेलल यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर अपर्चर प्लेस कर रखा है। ए बी क्या है, उसकी विड्थ है। ठीक है, ये आपके सोर्स से जो लाइट आ रही है ना, उसके लिए ये स्लिट है आपकी, जो हमने पहले कही कि एक स्लिट है नैरो स्लिट, और उसमें से यहाँ पे लाइट हमारी आगे ट्रेवल कर रही है, और उस इंसिडेंट लाइट के रास्ते में हमने एक रेक्टेंगुलर अपर्चर प्लेस कर दिया है, जिसकी विड्थ क्या है आपकी, ये ए बी उस रेक्टेंगुलर अपर्चर की विड्थ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ए बी जो आपकी विड्थ है, ये विड्थ आपकी बहुत ब्रॉड भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है, और वेरी नैरो भी हो सकती है। तो इसकी विड्थ के वेरिएशन के साथ हम आपका ऑब्जर्व करेंगे कि अगर बहुत वाइड हो
हमारी रेक्टेंगुलर विड्थ तो हमें अलग पैटर्न दिखता है, अगर नैरो हो तो अलग पैटर्न दिखाई देता है, और अगर वेरी नैरो हो तो हमें एक डिफरेंट पैटर्न दिखाई देता है। तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल है, आपकी स्लिट के पैरेलल, और इसी के पैरेलल हमने क्या प्लेस कर दी है, कोई स्क्रीन प्लेस कर दी है एक सुटेबल डिस्टेंस पे, और उसके ऊपर आप इमेज जो भी आपका बनता है डिफ्रेक्शन पैटर्न वो इस स्क्रीन पे आप देखने वाले हो, ठीक। और ये तीनों ही जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है इसके परपेंडिकुलर हैं, या फिर हम नॉर्मली पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और ये बता दिया मैंने कि लेट अ स्क्रीन बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन या फिर पेपर, एंड पी बी द पॉइंट ऑन स्क्रीन। जो पी पॉइंट है स्क्रीन के सेंटर में, जो पॉइंट है वो बिल्कुल जस्ट सामने है, आपके सोर्स के जस्ट सामने, सच दैट ये जो लाइन है एस ओ पी ये स्क्रीन पे कैसे है, आपकी परपेंडिकुलर की तरह से ऑब्जर्व हो रही है। इस स्क्रीन का मतलब है जो आपने फोटोग्राफिक फिल्म या फिर स्क्रीन यहाँ पे प्लेस कर रखी है उसके परपेंडिकुलर है ये लाइन आपकी एस ओ पी, ठीक। एक्स वाई इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट दैट इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस अपर्चर ए बी, अपर्चर ए बी पे इंसिडेंट कर रहा है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमें किस तरह का पैटर्न दिखाई देना चाहिए, ये जो एजेस हैं ए और बी एजेस जो हैं अपर्चर की, इनकी वजह से आपकी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन मुझे दिखाई देनी चाहिए थी ए से ऊपर और बी से नीचे। तो ए से ऊपर और बी से नीचे आपने ये जो रेज हैं, आपने ये नॉर्मल जो आप बनाते हो डायग्राम डिफ्रेक्शन का वो डायग्राम आपने बना दिया। ई और पॉइंट ई और एफ वो पॉइंट हैं जिसके बीच में मुझे कंप्लीट ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए थी, और ई के ऊपर और एफ से नीचे मुझे पूरी तरह से डार्कनेस ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, अगर लाइट रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती ट्रैवल करती है तो, ठीक है। तो ये तो आपको था कि इस तरह का पैटर्न दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कैसा पैटर्न दिखाई देता है वो हम इसके बाद देखते हैं कि हमें एक्चुअल में स्क्रीन पे ऑब्जर्व क्या होता है। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न किस पर डिपेंड करेगा, आपकी जो अपर्चर की विड्थ है उस पर डिपेंड करेगा। अभी मैंने बताया था कि भाई हम इसके 3 केसेस डिस्कस करेंगे। एक तो वाइड अपर्चर का केस हम डिस्कस करेंगे, वाइड अपर्चर का मतलब है काफी ज्यादा विड्थ है आपकी रेक्टेंगुलर अपर्चर की, तो एक वाइड अपर्चर के लिए हमें कैसा पैटर्न दिखाई देता है डिफ्रेक्शन पैटर्न, वो हम सबसे पहले आपका कर रहे हैं। इसमें हमें किस तरह का पैटर्न दिखता है, अनइक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स हमें ऑब्जर्व होते हैं पैरेलल टू द एजेस ऑफ अपर्चर विद पुअर कंट्रास्ट नियर ई एंड एफ। बीच में तो आपको ब्राइटनेस दिखाई देती है, ये जो लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ, इसका मतलब है कि यहाँ तो मुझे आपकी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस ऑब्जर्व हो रही है, और इसके बाद जो एजेस हैं इन एजेस के नियर हमें क्या दिखाई देता है, आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं विद पुअर कंट्रास्ट। बहुत अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता वाइड जब अपर्चर होता है उसके केस में, बहुत ज्यादा वाइड अगर अपर्चर है, ठीक है। तो विद इन दिस रीजन ई एफ हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स कैसे अनइक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं ई और एफ के नियर, बीच में ब्राइटनेस और ई और एफ के आसपास अनइक्वली स्पेस्ड डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। मिडिल रीजन में हमें पूरी तरह से इल्यूमिनेंस ऑब्जर्व होती है, और इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन एफ से नीचे और ई के ऊपर इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन हमें क्या होता है, आपकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इंटेंसिटी of illumination falls off gradually and rapidly to zero। वो आपकी gradually starting में gradually और फिर rapidly क्या हो जाती है, zero हो जाती है इंटेंसिटी, ठीक। अब ये किस तरीके का पैटर्न है, इसमें अगर आप इसको देखो तो हमने जो लास्ट केस डिस्कस किया है वो इसी तरीके का था, कि हमें क्या दिखाई दे रहा था, आपके एज, जो एज वाला केस किया था, तो एज के केस में हमें इसी तरीके का पैटर्न दिख रहा था कि भाई जो कॉर्नर्स थे उन कॉर्नर्स के अराउंड आपको अनइक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे थे, और उसके बाद में ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में ग्रेजुअली एंड रैपिडली
जो इंटेंसिटी थी वो जीरो हो जा रही थी। स्मॉल डिस्टेंस तक थोड़ी सी इंटेंसिटी दिखती है, उसके बाद में वो जीरो हो जाती है। तो ये जो वाइड अपर्चर का केस है या रेक्टेंगुलर स्लिट, जब उसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो, wide aperture AB is equivalent to two parallel straight edges, one passing through A, जो अपर पॉइंट है, एक एज मान लेते हैं कहां से पास हो रही है, ए से पास हो रही है, और अनदर पासिंग थ्रू बी, एंड बोथ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये बिल्कुल उस तरह से अपीयर होता है कि हमने दो स्ट्रेट एजेस हैं और उनको ऊपर और नीचे रख दिया है एक दूसरे के पैरेलल, और काफी ज्यादा डिस्टेंस पे रखा है, और वो दोनों इंडिविजुअली जिस तरह का पैटर्न शो करेंगी उसी तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये P से लेके F, ये आपका जो नीचे है B जो रखा हुआ है उसकी वजह से पैटर्न फॉर्म हुआ, और ऊपर जो है वो A की वजह से पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वाइड अपर्चर किस तरह बिहेव करता है कि दो पैरेलल स्ट्रेट एजेस हमने रखी हुई हो पैरेलली एट सम डिस्टेंस। ठीक है, एंड लाइक द डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट एज के केस में हमें पैटर्न दिखता है, अनइक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स पैरेलल टू द एजेस ऑफ द अपर्चर विद पुअर कंट्रास्ट नियर E and F within the region EF, or for the same reason the intensity of illumination rapidly falls to zero in geometrical shadow region above E and below F। अगर आप इसको पूरा डिटेल में आपको लिखने के लिए कहा जाता है वाइड अपर्चर के लिए, तो जैसे आपने उसके लिए स्ट्रेट एज के लिए डिस्कस किया है उसी तरह से आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और अगर सिंपली आपसे कहा जाता है कि रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए डिस्कस करना है, वहां पे आपको इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करना, वहां आपको इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन बतानी है कि जैसे स्ट्रेट एज के केस में मुझे पैटर्न दिखता है उसका ही कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया जब अपर्चर की विड्थ बहुत वाइड हो, उस केस में। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल होगा, नैरो अपर्चर के लिए हमें किस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। तो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है वो कैसा होता है आपका, इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न। जैसे अभी फ्रंट पेज पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, बीच में आपका एक ब्राइट लाइन आपको दिख रही थी जो आपकी सर्कुलर लाइन सॉरी रेक्टेंगुलर लाइन है ना, उसकी जैसे यहाँ पे मुझे ब्राइट लाइट दिखाई दे रही थी, और धीरे धीरे उनकी विड्थ और उनके बीच का उनकी जो इंटेंसिटी का रिलेशन था वो डिक्रीज होता जा रहा था। तो ये उसी तरीके का आपका पैटर्न है कि सेंटर में मुझे ब्राइटनेस दिखाई दे रही है और उसके बाद में मुझे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो कैसा डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें दिखाई देता है, फॉर अ नैरो अपर्चर इल्यूमिनेंस एट P दैट इज सेंटर, जो स्क्रीन का सेंटर है उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा भी ऑब्जर्व हो सकता है और मिनिमा भी ऑब्जर्व हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कितने हाफ पीरियड एलिमेंट्स वहां पे इंसिडेंट कर रहे हैं या कितने हाफ पीरियड एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। तो एट सेंटर मैक्सिमा भी दिखाई दे सकता है हमें और मिनिमा भी ऑब्जर्व हो सकता है इस पी पॉइंट पे इन केस ऑफ नैरो अपर्चर। ठीक है, उसके बाद एजेस के पास हम देखते हैं नियर E एंड F, जो हमारी एजेस हैं नियर E एंड F, नियर एजेस विद इन द रीजन EF अनइक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स विद पुअर कंट्रास्ट। तो अनइक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स मुझे दिखाई देते हैं, ये जो बाद वाले बना के दिखाए हुए हैं आपके सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में, ये कैसे हैं आपके अनइक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स विद पुअर कंट्रास्ट। पुअर कंट्रास्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। जैसे अभी इमेज में आपको दिखाई दे रहा था, ब्राइट तो ब्राइट दिख रहा था लेकिन डार्क पूरी तरह से डार्क नहीं था, उस चीज को हम कहते हैं पुअर कंट्रास्ट के साथ हमें चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो नियर E एंड F हमें पुअर कंट्रास्ट के साथ डिफ्रेक्शन बैंड्स दिखाई देते हैं।
और इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हमें क्या ऑब्जर्व होता है, अबाउ ई और बिलो एफ इक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड विड्थ। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इक्वली स्पेस्ड डिफ्रेक्शन बैंड्स का मतलब है कि इक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं और उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ जो अंदर हमने ड्रॉ किए हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उनके बीच का स्पेस आपको अनइक्वल बनाना है और उसके बाद F के बाद और E के बाद जो ड्रॉ करने हैं उनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, सेम, इक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा दिखते हैं विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है और उनके बीच की विड्थ धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, जितना ब्राइट का उतना ही डार्क का विड्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें दिखाई देता है। अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई इस तरह का पैटर्न हमें कैसे ऑब्जर्व होता है। तो इसको आप 3 पार्ट्स में रीड करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, जिसमें हमने कहा कि मैक्सिमा भी ऑब्जर्व हो सकता है और मिनिमा भी दिखाई दे सकता है, तो इल्यूमिनेशन एट पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे हमें क्या चीज ऑब्जर्व होती है और कैसे ऑब्जर्व होती है, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन्स के बेसिस पर ही। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल्स ट्रीटमेंट, लेट द अपर्चर ए बी, जो आपका अपर्चर है ए बी, नैरो अपर्चर, उस अपर्चर में क्या है आपके, लेट अस सपोज दिस कंटेन्स 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स ऑफ ईच हाफ। आपके पास जो भी डायग्राम आपने देखा था ना, उसमें बीच में से एक लाइन पास हो रही थी, जो कि पोल से पास हो रही थी ना, सेंटर से पास हो रही थी, ओ पॉइंट हमने बना रखा था अपर्चर के बिल्कुल बीच में। तो एक तो हो गया आपका अपर हाफ, सिलेंड्रिकल आपका वेव फ्रंट है, जैसे हमने पिछले केस में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी हमने उसको उसी तरह से स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने कहा था कि जो स्ट्रिप है वो आपकी सिमेट्रिकल, ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली आपकी स्ट्रिप्स बनती हैं, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जिनको हम कहते हैं। तो आपकी मान लेते हैं कि 5 स्ट्रिप्स ऊपर दिखाई दे रही हैं और 5 स्ट्रिप्स नीचे दिखाई दे रही हैं, ए, ओ और ओ बी पोर्शन में, corresponding to this point P। तो P के विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है, 10 स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, 5 ऊपर और 5 नीचे। तो पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो आपको किस तरह से लिख सकते हो, 2 टाइम्स, क्योंकि आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखता है ऊपर और नीचे, तो इसी वजह से आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। एम्पलीट्यूड्स लिख लोगे आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का एम्पलीट्यूड लिख लोगे। तो A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड प्लस A5। अब इससे पिछले केस में हमने देखा था कि जब आपके, जैसे मान लीजिए जो भी इंटेंसिटी होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इसके साथ नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, ये इसके साथ पाई आउट ऑफ फेज है तो ये इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और आप रह जाएंगे जो एक आपका ओड, जो आपका हाफ पीरियड एलिमेंट है, उसकी जो भी एम्पलीट्यूड है उसकी वजह से आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हमारे पास अवेलेबल हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, दोनों में, इनको कंबाइन कर देंगे तो ये 10 हो जाएंगी। लेकिन हमें वैसे नहीं उसको एक्सप्लेन करना, हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ, इस तरह से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि आपने पढ़ा कि जब आप हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में से एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप में जाते हैं तो वहां पे जो पाई आउट ऑफ फेज हो जाता है, आपका जो भी वेव ट्रैवल कर रही होती है, तो वो पाई आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि उन दोनों का जो इफेक्ट है वो आपस में कैंसिल हो गया। ठीक, तो पहले 2 का इफेक्ट कैंसिल हो गया, नेक्स्ट 2 का इफेक्ट कैंसिल हो गया, लेकिन जो फिफ्थ वन बचेगा, फिफ्थ ऊपर और फिफ्थ नीचे, वो दोनों एक ही फेज में पहुंचेंगे पी पॉइंट पे और दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे इंटेंसिटी के लिए। और जब दोनों चीजें प्लस प्लस ज्वाइन होते हैं तो आपको वहां पे क्या दिखता है, मैक्सिमा वहां पे ऑब्जर्व होता है। तो अगर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हो अपर हाफ और लोअर हाफ में तो हमें मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे। इसके अलावा सेकेंड केस हम क्या मान लेते हैं कि इफ AB contains 4 half period strips of each half of the wave front के ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन में अब 4 स्ट्रिप्स अगर आप कंसीडर करते हो तो इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे आप,
उसी तरह से लिखोगे जैसे ऊपर लिखा है A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। पहले दोनों का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट दोनों का एम्पलीट्यूड भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब P पॉइंट पे क्या पहुंचेगी, कुछ भी नहीं पहुंचेगा, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहां पे 0 आपको दिखाई देगी। तो आपको वहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, मिनिमा ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे। और यही बात हमने कही थी कि स्क्रीन पे मैक्सिमा भी दिखाई दे सकता है P पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे, और मिनिमा भी ऑब्जर्व हो सकता है। तो P is a maxima or minima according as aperture AB contains odd or even number of half period strips of each half of the wavefront। ये वर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, each half of wavefront में, क्योंकि एज ए होल अगर आप 5 कहोगे तो एज ए होल 5 आपको नहीं डिस्कस करना, या एज ए होल अगर आप कहते हो कि आपके पास 10 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, जैसे ऊपर वाला केस है इसमें तो पूरे के पूरे अपर्चर में 10 थे, तो 10 अगर आप पीछे की तरफ देखते हो पिछले केस में तो वहां पे तो क्या आना चाहिए था, 10 की वजह से मिनिमा दिखाई देना चाहिए था। लेकिन हमें इसको इंडिविजुअली रीड करना है, अपर वेव फ्रंट और लोअर हाफ ऑफ वेव फ्रंट को। ठीक है, तो दोनों में अगर ऑड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं तो आपको मैक्सिमा दिखाई देगा, और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं तो आपको मिनिमा दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको सिमेट्रिकली ऑब्जर्व होगा, ऐसे नहीं दिखेगा कि ऊपर में 5 दिखाई दे रहे हैं नीचे में 4 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो P पॉइंट है वो बिल्कुल ही सेंटर में है, स्क्रीन के सेंटर में, तो आपको ऊपर भी उतने ही दिखाई देंगे और नीचे भी उतने ही हाफ पीरियड एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कुछ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे, एट P पॉइंट। अब उसके बाद में जो एजेस हैं हमारी E और F के आसपास हमें क्या चीज दिखाई देती है, तो E और F के आसपास हमने क्या कहा आपका कि क्या चीज ऑब्जर्व होती है आपकी, हमने कहा अनइक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा मुझे दिखाई देते हैं। विद इन EF अनइक्वली स्पेस्ड मैक्सिमा और मिनिमा आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो अभी जो चीज आपने एक्सप्लेन की उसके बेसिस पे आप को समझ आ जाना चाहिए कि अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या बोला आपको कि P के विद रिस्पेक्ट टू आपको सिमेट्रिकली ऊपर भी उतने ही स्ट्रिप्स दिखाई देंगी और नीचे भी उतने ही हाफ पीरियड एलिमेंट दिखाई देंगे। लेकिन P को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, P को मैं किस तरफ शिफ्ट कर दूं, E या फिर F की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो जिस भी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सोर्स से ज्वाइन कर देते हैं। तो S को P डैश जैसे हमने मान लिया कोई आपका पॉइंट है जो कि एज के पास है, तो सबसे पहले तो हम S से इसको ज्वाइन करते हैं। तो अब O डैश कैसे बिहेव करेगा, आपका पोल की तरह से बिहेव करेगा। अब आप जो आपका वेव फ्रंट है उसको इसके विद रिस्पेक्ट टू हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब देखो जो हमारा अपर्चर था, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि जो लोअर हाफ था वो तो इंक्रीज हो गया, लोअर हाफ जो विजिबल है वो तो इंक्रीज हो गया है O डैश बी, लेकिन जो अपर हाफ था ये क्या हो गया, देखो डिक्रीज हो गया। A से X ये तो आपका ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है, यहाँ पे जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट आएंगे वो तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक, ब्लॉक हो जाएंगे किसकी वजह से, अपर्चर की वजह से ब्लॉक हो जाएंगे। ऊपर में हमारा यहाँ पे ओपैक्यू है, और नीचे जो आपके विजिबल हैं हाफ पीरियड स्ट्रिप्स ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको कैसे दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देंगे, ऊपर मुझे 4 दिख सकते हैं, नीचे 6 दिखाई दे सकते हैं, ऊपर मुझे 3 दिख रहे हैं, नीचे 7 दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरे के पूरे ए बी में 10 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आपकी बन रही थी किसके विद रिस्पेक्ट टू, P के विद रिस्पेक्ट टू, तो उस केस में वो 10 अब आपके 5 दिखने की बजाय ऐसे दिख सकते हैं, ऊपर 4 दिख सकते हैं, नीचे 6 दिखाई दे सकते हैं, ऊपर 3 दिखाई दे सकते हैं, नीचे 7 दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा विड्थ है तो यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाई देंगे और यहाँ पे कम दिखाई देंगे, क्योंकि अपर्चर की विड्थ तो आपने चेंज नहीं की, आपने सिर्फ स्क्रीन के ऊपर पॉइंट चेंज किया है जहां आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इन अपर हाफ
एंड लोअर हाफ वो आपका चेंज हो जाएगा, और उसी वजह से ही आपको यहाँ पे जो इंटेंसिटी दिखती है वो चेंज्ड दिखाई देती है। और दिखेगा उसी तरह से अगर इवन है या ऑड है, उसकी वजह से वहां मैक्सिमा या मिनिमा आपको ऑब्जर्व होगा। लेट this aperture AB contains 5 half period strips of each half of the wavefront। जो हम कह रहे थे ना 10, तो मान लेते हैं कि जो AB है इसके अंदर मुझे कंप्लीटली 5 ऊपर और 5 नीचे इतनी स्ट्रिप्स हमें इसके ऊपर विजिबल हो रही हैं, इतनी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप एज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P डैश है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मूव्स फ्रॉम P टुवर्ड्स E। P से कहाँ पे, P से मैंने इसको P डैश पे मूव कर दिया जो कि E की तरफ है। ठीक है, ऑन द स्क्रीन विद पोल एज O डैश। अब O डैश हमारा पोल की तरह से बिहेव करेगा। एंड द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एक्सपोज्ड बाय द अपर्चर AB decreases for the upper half, that is O dash A, and increases for the lower half O, ये डैश आएगा O डैश B ऑफ द वेव फ्रंट। तो ऊपर वाले पोर्शन में डिक्रीज हो जाएंगे आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स और नीचे वाले में इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटेंसिटी के। नाउ लेट फॉर अ पॉइंट P डैश द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स B 4 and 6 रेस्पेक्टिवली। ऊपर 4 स्ट्रिप्स हैं और नीचे 6 स्ट्रिप हैं, दोनों ही कैसी हैं, इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। तो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं दोनों, उनकी इंटेंसिटी आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है अगर आप इवन हाफ पीरियड एलिमेंट्स मानते हो उस केस में। तो P डैश पॉइंट पे आपको क्या दिखाई देगा इस सिचुएशन में, मिनिमा आपको ऑब्जर्व होगा अगर अपर हाफ और लोअर हाफ में इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और कोई दूसरा अनदर पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ऊपर 3 है और नीचे 7 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है। उस सिचुएशन में ये P डैश मुझे कैसा अपीयर होगा, ब्राइट अपीयर होगा। 3 की वजह से 2 की इंटेंसिटी तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन 3rd की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पहुंचेगा। और ये ऐसे ही यहाँ पे भी आपके 7 है तो 6 की इंटेंसिटी आपस में कैंसिल हो जाए, लेकिन 7th की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ इंटेंसिटी पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंचेगी, जैसे P पे पहुंच रही थी इंटेंसिटी, P तो बिल्कुल क्या है, उसके जस्ट सामने है, परपेंडिकुलरली है। जो आपकी ऑब्लिक्यूटी है वो 0 है P पॉइंट के लिए, लेकिन P डैश पॉइंट के लिए ऑब्लिक्यूटी आपकी 0 नहीं है। एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है उन हाफ पीरियड स्ट्रिप्स का। तो एंगल इंक्रीज होता है, उस केस में इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसी वजह से जैसे जैसे हम इसकी तरफ जाएंगे आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है कि यहाँ तो देखो यहाँ इतनी इंटेंसिटी है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, अगले में और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई और यहाँ पे और डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑब्जर्व होता है नियर एजेस E एंड F। तो नियर E और नियर F वी गेट अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, और ये भी दिखाया जा सकता है, इसको हमें प्रूव नहीं करना। इट कैन ऑल्सो बी शोन दैट एज इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज, जैसे स्ट्रेट एज के केस में हमने प्रूव किया था कि इन मैक्सिमाज और मिनिमाज के बीच में जो स्पेस होती है वो अनइक्वल स्पेस होती है और जो कंट्रास्ट है वो पुअर कंट्रास्ट होता है। तो इस चीज को प्रूव किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये प्रूव करना। हमें सिर्फ यही बताना है कि इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देता है और किस वजह से ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट, जिसमें कि हम क्या रीड करेंगे, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में हमें किस तरह की इंटेंसिटी दिखाई देती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपका रीड करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है जो मैंने समझाया।